आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। बागेश्वर धाम के प्रमुख आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री 5 दिन के एकांतवास में रहने के बाद मध्य प्रदेश के छतरपुर लौट आए। इस दौरान खजुराहो एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। वहीं बड़ी संख्या में उनके भक्त भी मौजूद रहे। अपने 5 दिनों के एकांतवास में उन्होंने एक किताब लिखी जिसका 1-1.5 महीने में विमोचन भी होगा। उनके अनुसार इस किताब को पढ़ने से छात्रों को सनातन धर्म के बारे में काफी अहम जानकारियां मिल सकेंगी। 5वीं कक्षा से 12वीं कक्षा के बच्चे जब इस पुस्तक को पढ़ेंगे, हम अपने गुरु कृपा पे हमें जो भरोसा है, इस पुस्तक को पढ़ने के बाद कि सनातन क्या है, सनातन धर्म क्या है, इसको पढ़ने के बाद वो ताल ठोक कर कह पाएगा कि सनातन क्या है। यूपी के हापुड़ में एक चित्रकार ने कोयले से पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात की खूबसूरत तस्वीर बनाई। जुहैब खान ने 8 फीट लंबी ये तस्वीर दीवार पर बनाई है। वो यहाँ के जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में कार्यरत हैं। वो लंबे समय से अपनी कला के जरिए समाज में अलग अलग घटनाओं पर आधारित चित्र बनाते रहे हैं। इसे बनाने में जुहैब को सिर्फ 2 घंटे का वक्त लगा। पुणे में बैठक के लिए पहुंचे G20 देशों के शिक्षा मंत्रियों के लिए एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल हुए। वहीं विदेश से आए शिक्षा मंत्रियों ने भी इस रंगारंग कार्यक्रम का लुत्फ उठाया। कर्नाटक के मंगलुरु में एक बस ड्राइवर की सूझबूझ से एक महिला की जान बच गई। दरअसल जब ये बस सड़क से गुजर रही थी तभी एक महिला ने बगैर पीछे देखे सड़क क्रॉस करनी शुरू कर दी। इस दौरान बस की स्पीड तेज थी लेकिन फिर भी ड्राइवर ने तुरंत अपनी गाड़ी सड़क के किनारे मोड़ दी। इस तरह महिला बस की चपेट में आने से बच गई। साथ ही राहत की बात ये रही कि सड़क के किनारे जो दूसरी महिला जा रही थी उससे भी बस नहीं टकराई। हालांकि तेज बस चलाने पर उस बस का चालान किया गया। जिंदगी का सफर सुहाना हो इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर प्ले स्कूल में हो रही लापरवाही से जुड़ी है। शहरों में स्कूल जाने से पहले बच्चे प्री स्कूल या फिर प्ले स्कूल जाते हैं। प्ले स्कूल का मकसद ये है कि बच्चों को घर से बाहर स्कूल के माहौल में रहने की आदत पड़े, वो हंसी खुशी के माहौल में दूसरे बच्चों के साथ घुले मिले। लेकिन प्ले स्कूल जाने वाले बच्चे बहुत छोटे होते हैं, इसलिए पूरी तत्परता से उनकी देखभाल करनी पड़ती है। इस मामले में ज्यादातर प्ले स्कूल अपनी जिम्मेदारी समझते हैं लेकिन कई बार लापरवाही भी होती है। बेंगलुरु के एक प्ले स्कूल में एक बच्चे ने उम्र में छोटे बच्चे को बुरी तरह मारा पीटा, लेकिन प्ले स्कूल को इसकी खबर तक नहीं हुई। अगर लापरवाही ऐसी है तो किसी बच्चे के साथ कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि इस पर हॉर्न बजाया जाए। You call the parents immediately. I want them in the school, ma'am. You want the kid? Yeah, I want the parents immediately. Look at him. Look at him abusing. Allowed? Nah, that is where it explains everything. अच्छो निम्न ये तस्वीरें एक प्ले स्कूल की हैं, जिसके एक कमरे में करीब आधा दर्जन बच्चे मौजूद हैं। बच्चों के घर जाने का वक्त हो चला है। हालांकि इस कमरे में ना तो कोई टीचर है, ना कोई केयरटेकर। यहाँ तक तो सब कुछ सामान्य नजर आ रहा है, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसे देखकर आप सकते में आ सकते हैं। एक बच्चा अचानक अपने से छोटे बच्चे की तरफ बढ़ता है और उसे पीटना शुरू कर देता है। हाथों से, पैरों से उसे बुरी तरह मारता है। मार खा रहा बच्चा रो रहा है, लेकिन उसे कोई बचा नहीं रहा, क्योंकि दूसरे बच्चों के समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। जो बच्चा मार रहा है वो खुद मासूम है, यानी सही गलत की उसे समझ नहीं। लेकिन हैरत इस बात की है कि उसे रोकने के लिए वहाँ कोई टीचर नहीं है। करीब 5 मिनट तक ये बच्चा दूसरे बच्चे को मारता पीटता रहा, यहाँ तक कि उसके हाथ में अपने दांत गड़ा दिए। लेकिन स्कूल वालों को कोई खबर नहीं हुई। हालांकि कमरे की तस्वीरें
सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो रही थी, लेकिन वीडियो देखने वाला कोई नहीं था। तस्वीरें विचलित करने वाली हैं, खासकर ऐसे माता पिता जिनके बच्चे प्ले स्कूल जाते हैं। उनको प्ले स्कूल की ऐसी लापरवाही परेशान करने वाली है, इसलिए जरूरी है इसे लेकर हॉर्न बजाया जाए। पहले आपको प्ले स्कूल और वहां की तस्वीर की पूरी कहानी बताते हैं। Oh my God! Are you kidding? Oh my God! He's gone to someone. Can you? Noddle. Oh my God! This is child abuse. This is child abuse. ये तस्वीरें बेंगलुरु के एक प्ले स्कूल टेंडर फूट की हैं, जहां 21 जून यानी बुधवार को ये वीडियो सामने आया। प्ले स्कूल के कमरे में जहां बच्चे मौजूद थे, कोई टीचर नहीं था। आवाज बाहर नहीं जा सकती थी क्योंकि बाहर से दरवाजा बंद था। इसी दौरान एक बच्चे ने अपने से छोटे बच्चे को मारा पीटा। हैरानी इस बात की है कि ठीक बगल के कमरे में मौजूद टीचर या अटेंडेंट इस बात से अनजान रहे। यहाँ तक कि सीसीटीवी फुटेज पर भी किसी की नजर नहीं गई। बाद में जब बच्चे की हालत देखकर उसके माता पिता ने फुटेज देखे तो हैरान रह गए। तस्वीरें सामने आने के बाद मामले की शिकायत पुलिस से की गई है ताकि जरूरी कार्रवाई की जा सके। लेकिन यहाँ कुछ जरूरी सवाल हैं। प्ले स्कूल की अहमियत ही इसलिए है क्योंकि वहाँ बच्चों की देखभाल अच्छी तरह होती है। ऐसे बच्चे जो साफ साफ बोल नहीं पाते, उनकी जरूरतों का ख्याल अच्छी तरह रखा जाता है। प्ले स्कूल में भेजने का मकसद होता है कि बच्चे एक दूसरे के साथ खेलें, मस्ती करें और खेल खेल में ABCD पढ़ना भी सीखें। जाहिर है इस दौरान हर बच्चे पर नजर रखनी होती है और प्ले स्कूल ये दावा भी करते हैं, लेकिन बताने की जरूरत नहीं कि बेंगलुरु के इस प्ले स्कूल में ताम झाम पर तो फोकस है, लेकिन बच्चों की देखभाल पर नहीं। ये कोई इकलौती तस्वीर नहीं है। कुछ महीने पहले मुंबई से ऐसी ही तस्वीर सामने आई थी, जिसपे प्ले स्कूल की टीचर बच्चों के साथ जानवरों जैसा सलूक करते नजर आई थी। सवाल है कि अगर कोई प्ले स्कूल ऐसी लापरवाही दिखाता है तो उसके खिलाफ क्या कदम उठाए जा सकते हैं। कुछ राज्यों में प्ले स्कूल को लेकर सख्त नियम हैं। मसलन हरियाणा में हर कक्षा में टीचर की तैनाती अनिवार्य है। एक कक्षा में 20 बच्चों पर एक टीचर और एक केयर टेकर लगाना होगा। प्ले स्कूल का निरीक्षण विभागीय अधिकारी करेंगे। इसके बाद ही प्ले स्कूल चलाने की इजाजत मिलेगी। कमोवेश ऐसे ही नियम कायदे सभी राज्यों में हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर स्कूल में इनका गंभीरता से पालन किया जा रहा हो। इसलिए इस मामले में सख्त कार्रवाई की जरूरत है। प्ले स्कूल में बच्चों की सुरक्षा को लेकर लापरवाही न हो, इसलिए सावधानी वाला हॉर्न बजाना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्ले स्कूल में बच्चों की सुरक्षा, उनके प्रति प्ले स्कूल की जिम्मेदारी और आमतौर पर होने वाली लापरवाहियों पर हमने बात की स्मार्ट शाला प्ले स्कूल के चीफ मानव बंसल से। प्ले स्कूल में जब पेरेंट्स अपने बच्चों का एडमिशन करवाने आते हैं तो उन्हें सबसे पहले किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो उन्हें सैनिटेशन का ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली कोविड के बाद, कि बच्चों को प्रॉपर हाइजीनिक प्लेस में वो भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे। फिर दूसरी चीज उन्हें ये देखनी चाहिए कि वहाँ का स्टाफ क्या एक्सपीरियंस स्टाफ है कि नहीं है। आजकल हमारे देश में हर जगह, हर गली कूचे पे, हर थोड़ी दूरी पे कोई ट्यूशन सेंटर खोल लेता है, कोई स्कूल खोल लेता है, लेकिन क्या उस टीचर के पास या उस ओनर के पास रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है उस इंस्टीट्यूशन को चलाने की कि नहीं, और एक्सपीरियंस है कि नहीं। फिर दूसरा ये देखना चाहिए कि सिक्योरिटी कैसी है वहाँ पे। ये नहीं कि पेरेंट्स ने बच्चों को वहाँ पे छोड़ दिया और वहाँ पे टीचर्स ने या फिर वहाँ के स्टाफ ने ध्यान रखा कि नहीं रखा। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमारा स्कूल बहुत ध्यान रखता है, टीचर स्टूडेंट रेशो। हम एक टीचर के पास सिर्फ 10 ही बच्चे छोड़ते हैं। वो टीचर हर बच्चे पे जिससे बराबर ध्यान दे पाता है और हर बच्चे का विकास हो पाता है। अच्छा, एक सवाल और भी अहम हो जाता है कि आए दिन सोशल मीडिया पे ऐसी घटना सामने आती है, क्योंकि माँ बाप बहुत जिम्मेदारी से अपने बच्चे को क्रेच या प्री स्कूल छोड़कर आते हैं और फिर वहाँ कई बार मारपीट की घटना, कोई ऐसी घटना सामने आती है, तो ऐसी घटनाओं पर किस तरह से रोक लगाई जा सकती है? अगेन इसका आंसर वही है कि प्रॉपर सर्विलेंस हो। प्रॉपर सर्विलेंस से मेरा मतलब है कि पेरेंट्स ये देखें कि वहाँ पे CCTV है कि नहीं है, क्या कोई मतलब जो टीचर्स हैं वो सिर्फ ट्रेनीज हैं कि नहीं है या एक्सपीरियंस है कि नहीं। अगर एक्सपीरियंस स्टाफ होगा कभी भी आपको ऐसी दुर्घटना होगी ही नहीं।
और अगर दुर्घटना की तरफ कोई सिचुएशन भी आएगी, उसको एक्सपीरियंस स्टाफ ऑलरेडी उसे टैकल कर पाएगा। स्कूल में वैसे बच्चों के दरमियान छोटी मोटी लड़ाई या फिर झगड़ा आम बात है, लेकिन छोटे बच्चों के गुस्सैल और हिंसक बर्ताव पर ध्यान देने की जरूरत है। बेंगलुरु के प्ले स्कूल के वीडियो पर हमने मनोचिकित्सक डॉक्टर भावना वर्मी से बात की है। आज के दौर में हमारी कम्युनिटी, हमारी सोसाइटी एक अग्रेसिव सोसाइटी बनती जा रही है। घर का एनवायरनमेंट में बच्चों के प्रति निग्लेक्ट और इग्नोरेंस दिखता है, क्योंकि या तो दोनों माँ बाप काम कर रही हैं या और कामों से डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं और उन्हें अच्छी परवरिश या उनकी परवरिश पर ध्यान नहीं दे पाते। शुरू में ये बच्चे अपने गुस्से से या अपने गुस्से के लक्षणों से माँ बाप को कुछ कहना चाहते हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन या नीड्स ऑफ अफेक्शन या अटेंशन माँ बाप से चाहते हैं, क्योंकि उनकी बचपन में बोलने की क्षमता कम होती है। पर जब माँ बाप उनको अटेंशन नहीं देते तो ये लक्षण, ये अग्रेशन बढ़ता जाता है। हमें एक समय अपने दिनचर्या में जरूर रखना चाहिए जहां पे बच्चे हमारे साथ आकर अपने व्यवहार, अपनी फीलिंग्स और अपनी थिंकिंग डिस्कस कर सकें। उनका एक कंस्ट्रक्टिव शेड्यूल बनाना चाहिए जिसके अंदर कुछ समय पढ़ाई के लिए हो, कुछ समय अपने आप खेलने के लिए हो, कुछ समय बाहर जाके खेलने के लिए हो, कुछ समय अपने दोस्तों के साथ हो और कुछ समय अपने पेरेंट्स के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने बड़ों के साथ हो, जिसके अंदर उनको मॉरल्स, वैल्यूज और अच्छे व्यवहार जैसी चीजें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई। साथ ही साथ आपको हम बता दें कि प्रधानमंत्री ने धन्यवाद किया है जो बाइडेन का मेहमान नवाजी के लिए। आइए सीधे आपको ले चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां पर देश विदेश से जुड़ी कई और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। प्रधानमंत्री मोदी का व्हाइट हाउस में जोरदार स्वागत किया गया। इस खास मौके पर वहां बड़ी संख्या में भारतीय मूल के अमेरिकी पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे पर दुनिया भर की निगाहें हैं। अब भारतीय समय के मुताबिक रात 12:30 बजे प्रधानमंत्री अमेरिकी संसद को संबोधित करेंगे और फिर स्टेट डिनर होगा। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन ने एक दूसरे को तोहफे भी दिए। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे में बड़ा ऐलान किया गया। अब बाइडेन सरकार भारत में 2 और अमेरिकी कॉन्सुलेट खोलेगी। ये वाणिज्य दूतावास बेंगलुरु और अहमदाबाद में खोले जाएंगे। वहीं भारत ने भी एक बड़ा फैसला किया, वो अमेरिका के सिएटल में एक मिशन खोलेगा। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून 29 जून तक दिल्ली एनसीआर में पहुंच सकता है। अभी ये धीरे धीरे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से होते हुए पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों में पहुंच गया है। वहीं अगले 2 से 3 दिनों में ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों तक पहुंच जाएगा। मौसम विभाग की माने तो अभी किसी भी राज्य में हीट वेव चलने के कोई आसार नहीं है। कर्नाटक में स्कूली बच्चों के लिए अच्छी खबर आई। वहां सरकार ने हफ्ते में एक दिन नो बैग डे मनाने का निर्देश दिया, यानी एक दिन बच्चों को बैग स्कूल नहीं ले जाना होगा। साथ ही कहा गया है कि स्कूली बस्तों का वजन बच्चे के वजन से 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दिल्ली के मंडावली में मंदिर पर महाभारत छिड़ गई। वहां प्रशासन अवैध रेलिंग तोड़ने पहुंचा तो स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया। इस दौरान उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए और भजन भी गाया। वहीं उनकी पुलिस के साथ झड़प भी हो गई। इस घटना के बाद वहां पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की गई। रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। दरअसल अब उन्हें अपने सफर के दौरान खाने पीने की चीजों के लिए प्लेटफॉर्म पर ज्यादा दूर नहीं जाना होगा। मालदा डिवीजन के स्टेशंस पर इसकी शुरुआत भी कर दी गई। अमूमन एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनों के सामान्य कोच प्लेटफॉर्म पर सबसे आगे और पीछे की तरफ लगते हैं। वहां जनता स्टॉल या आईआरसीटीसी वेंडर आमतौर पर नहीं रहते। इससे सामान्य कोच के यात्रियों को खाने और पानी के लिए काफी भटकना पड़ता है। लेकिन दावा है कि अब नए फैसले से राहत मिलेगी। यूपी के कानपुर में आर्टिफिशियल बारिश को लेकर एक बड़ा कदम उठाया गया।
IIT कानपुर में इससे जुड़ा एक टेस्ट हुआ। इस दौरान 5000 फीट की ऊंचाई से केमिकल पाउडर से टेस्ट किया गया। माना जा रहा है कि अब इससे सूखाग्रस्त इलाकों में बारिश आसान हो जाएगी। IIT कानपुर में साल 2017 से इस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था। अब इस तकनीक से पहले आर्टिफिशियल बादल इकट्ठे किए जाएंगे और फिर बारिश हो सकेगी। कहा जा रहा है कि जल्द ही दिल्ली में भी आर्टिफिशियल बारिश का टेस्ट शुरू किया जा सकता है। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू हिमाचल प्रदेश के ऊना पहुंचे, जहां उन्होंने माता चिंतपूर्णी के दर्शन किए। वो जेल से छूटने के बाद पहली बार यहां आए थे। सिद्धू के साथ उनकी पत्नी नवजोत कौर भी मौजूद रही। सभी ने वहां मत्था टेका और पूजा की। सिद्धू की पत्नी पिछले कुछ समय से कैंसर से भी जूझ रही हैं। दावा है कि यूपी के गोरखपुर में ट्रैफिक पुलिस ने एक ही स्कूटी का 70 बार चालान काटा। इस तरह चालान की रकम 70,500 रुपए हो गई। ये स्कूटी आकाश जैन नाम के शख्स की है। वो प्लाई की दुकान चलाते हैं। उन्होंने बताया कि कुछ चालान हेलमेट के कटे हैं, बाकी की उन्हें जानकारी नहीं है। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। पटना में विपक्ष के दिग्गज नेताओं का जुटना है, क्योंकि कल यानी कि 23 जून को विपक्ष की एकता बैठक होनी है। पर सभी को मनाना आसान नहीं है, क्योंकि पार्टियों की अपनी डफली, अपना राग है। नीतीश कुमार को भरोसा है कि मुश्किलें हैं पर बात बन जाएगी, लेकिन बीजेपी का सवाल है कि अगर क्षेत्रीय पार्टियों का फॉर्मूला मान लिया तो खुद कांग्रेस कहां जाएगी। विपक्ष की पॉलिटिक्स का पटना में इम्तिहान है, क्योंकि 2024 का चुनाव मिलकर लड़ने का प्लान है और इसलिए दिग्गज चेहरों का जुटना है। 23 जून की विपक्ष की बैठक का एजेंडा 24 का है, लेकिन उसे समझने से पहले एक नजर पटना में लगे पोस्टर और उसके पीछे की पॉलिटिक्स पर डालिए। बैठक में भाग लेने केजरीवाल भी पहुंचे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के नाम से जो पोस्टर लगा है उसमें केजरीवाल को प्रधानमंत्री का दावेदार बताया जा रहा है और नीतीश का इतिहास याद दिलाते हुए उनसे संभल कर रहने की हिदायत दी जा रही है। पोस्टर तो कोई नजरअंदाज भी कर दे, लेकिन आम आदमी पार्टी की ओर से इस नारेबाजी पर गौर कीजिए। अभी हाथ मिले नहीं, लेकिन संकेत है कि विपक्षी पार्टियों ने दांव लगाना शुरू कर दिया है। सबसे बड़ा पेच आम आदमी पार्टी की ओर से है। एजेंडा साफ है, अध्यादेश मामले में कांग्रेस का साथ नहीं मिला तो बैठक से बाहर होगी पार्टी। दिल्ली के ऑर्डिनेंस पे सारे राजनीतिक दलों ने लगभग समर्थन दिया है। कांग्रेस पार्टी का मत कल की मीटिंग में स्पष्ट हो जाएगा। तो मैं समझता हूं इससे बड़ा तो कोई मुद्दा हो नहीं सकता इस वक्त डेमोक्रेसी को बचाने का। अध्यादेश का मसला उतना बड़ा नहीं है जितना देश का मसला बड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से देश को मुक्ति दिलाने के लिए ये प्राथमिकता होना चाहिए और ये जो एजेंडा डिस्कस हो, उसके बाद छोटी मोटी समस्याएं, छोटे मोटे मुद्दे पर स्टेट का चर्चा करें। पटना में पोस्टर बीजेपी दफ्तर पर भी लगे हैं, जो इस बात की मुनादी कर रहे हैं कि विपक्षी पार्टियों के सम्मेलन से कुछ हासिल होने वाला नहीं। खुलकर नीतीश और लालू यादव को टारगेट किया गया है और सभी नेताओं को ठग बताया गया है। ये सारे लोग भ्रष्टाचार के जो मुकदमे चल रहे हैं, कांग्रेस, आरजेडी और बाकी, इनको डर है कि नरेंद्र मोदी लौट कर आगे तो कोई बचेगा नहीं, जेल चला जाएगा, तो जेल जाने के डर से एक हो रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित को, चेहरे को उजागर करने वाला पोस्टर है। महाठग लोग जिन्होंने देश को ठग लिया, वो ऐसे पोस्टर लगा रहे हैं। ऐसी भारतीय जनता पार्टी का ये डरा हुआ, सहमा हुआ, घबराए हुए भाजपा का विभत्स स्वरूप। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव जैसे नेताओं के साथ कांग्रेस की जुगलबंदी कैसी होगी, ये कोई नहीं जानता। केजरीवाल का एजेंडा साफ है कि कांग्रेस को दिल्ली, पंजाब छोड़ना होगा। अखिलेश की पार्टी ने अभी से यूपी में 80 सीटों वाला पोस्टर लगा दिया है।
ममता पूरी तरह पश्चिम बंगाल चाहती हैं। ऐसे हालात में भी जेडीयू को यकीन है कि देश की 450 लोकसभा सीटों पर बीजेपी के खिलाफ एक उम्मीदवार उतारने का फॉर्मूला बन सकता है। देखिए, बीजेपी डरी हुई है। 450 के आसपास सीटें ऐसी हैं जिसपे 1 अगेंस्ट 1 होने की संभावना बढ़ गई। ये एक गंभीर किस्म का प्रयास है और ये कामयाब होगा। लेकिन ये जो बैठक हो रही है ये वास्तव में भाजपा मुक्त भारत नहीं बल्कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के लिए बैठक हो रही है। विपक्ष के इस महामेले में मायावती, नवीन पटनायक, केसीआर और जगन मोहन जैसे नेताओं को न्योता नहीं दिया गया। लेकिन जो बैठक में शामिल होंगे उनमें एक राय कैसे बनेगी, ये लाख टके का सवाल है। और शायद इसलिए मायावती ने ट्वीट करके तंज कसा कि नीतीश कुमार द्वारा कल 23 जून की विपक्षी नेताओं की पटना बैठक दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए की कहावत को ज्यादा चरितार्थ करता है। भारतीय राजनीति में विपक्ष की एकता हमेशा से एक बड़ी चुनौती रही है। ऐसे में बीजेपी को टक्कर देने के लिए पार्टियां अपना एजेंडा छोड़कर हाथ मिला पाएंगी, इस पर जानकारों को डाउट है। 2024 के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय होना अभी दूर की बात है। फिलहाल अगर विपक्षी पार्टियां आपसी खींचतान को दूर कर ले तो भी बड़ी बात होगी। पटना से रोहित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए आपको सीधे लिए चलते हैं धन बाजार। बैंक और आईटी समेत सभी सेक्टर्स के शेयरों में कमजोरी रही। सुबह बढ़त के साथ खुला शेयर बाजार आखिर में लाल निशान पर बंद हुआ। इससे सेंसेक्स 284 अंक गिरकर 63,239 पर लुढ़क गया। वहीं निफ्टी 86 अंक नीचे 18,771 पर बंद हुआ। दिल्ली में सोना और चांदी सस्ता हो गया। सोने के दाम में प्रति 10 ग्राम 360 रुपए की गिरावट रही और ये 59,550 पर लुढ़क गया। वहीं चांदी 800 रुपए सस्ता हो गया। इस तरह अब इसकी कीमत 71,500 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे के बीच एक बड़ा ऐलान हुआ। अब भारतीय लड़ाकू विमानों के इंजन भारत में ही बनेंगे। दरअसल अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एक करार किया। इसके तहत लड़ाकू विमान F414 इंजन बनाने का समझौता हुआ। हालांकि अभी तक अमेरिकी कंपनी इन्हें सप्लाई नहीं करती थी। कंप्यूटर चिप बनाने वाली कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने भी बड़ा ऐलान किया। अब वो गुजरात में सेमीकंडक्टर से जुड़ा प्लांट लगाएगी। इस पर कुल 2.75 अरब डॉलर यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 22,540 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। और आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। शहर से दूर गांव देहात में खेत पर पहले कुश्ती का अखाड़ा बनाना, फिर यहीं पर पिछले 7 से 8 साल के युवा पहलवानों के सपने को पंख लगाना। दरअसल इसी ख्वाब को पूरा करने के लिए यूपी के वाराणसी में एक शख्स ने जमीन गिरवी तक रख दी ताकि वो इन युवा बच्चों को गांव में ही कुश्ती की अच्छी व्यवस्था मुहैया करा सके और ये बच्चे देश दुनिया में अपना नाम रोशन कर सके। ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में अपना भविष्य बनाने वाले युवा मिट्टी में खेले जाने वाली पहलवानी विधा को सीखने से वंचित न रहे, इसी उद्देश्य के साथ वाराणसी के गांव आदमपुर में कुश्ती का ये अखाड़ा बना है। लेकिन यहाँ पहलवानी को बढ़ावा देने और इस अखाड़े को बनाने का सपना संघर्ष और संकल्प की नींव पर सूबेदार यादव ने बुना। यहाँ पे सुविधा इतना नहीं था, यहाँ पे धूप बारिश की वजह से परेशानी झेलना पड़ रहा था और यहाँ पे लड़कों को कुश्ती का दाव पे सीखने के लिए दूर जाना पड़ता था। इसकी वजह से तो हमारे विचार में आया, जब हमने पॉलिटेक्निक किया, पढ़ाई के बाद
देखा यहाँ पे आया तो काफी दिक्कत हुई, तो हमने सोचा कि लोगों से मिलकर यहाँ पे जीर्णोद्धार किया जाए ताकि सुविधा बढ़ जाए, लोग आगे बढ़े। बनारस वैसे भी कुश्ती के नाम से जाना जाता है यहाँ पे। तो हमने शुरू किया 2014 से इसका। धीरे धीरे 2015 में काफी आया, हम लोगों ने चंदा लिया। चंदा कम पड़ेगा, 50,000 जुटे, तो इसका खर्च टोटल आया 5.5 लाख रुपए। हमने अपना खेत गिरवी रख दिया 2.5 लाख रुपए में, और लोगों से मदद दिया, कागज भी है हमारे पास। अखाड़े में युवा पहलवानों को कुश्ती से जुड़ी सभी सुविधाएं मिलती हैं। फिलहाल जो कोच हैं, उनकी ही देखरेख में ये युवा कुश्ती के बेसिक दांव पेच सीख रहे हैं। सुविधा हो जाने से काफी रुचि दिख रहे हैं, आ रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए, आगे भी बढ़ रहे हैं। स्टेट खेले हैं, नेशनल खेले हैं, और पहले नहीं रुचि रखते थे, सुविधा नहीं थी, तो इसलिए नहीं आते। यही वजह है कि पहले जहां कुछ ही युवा अखाड़े तक पहुंचते थे, वहीं अब सुबह शाम मिलाकर 30 से ज्यादा युवा अखाड़े की मिट्टी पर पहलवानी के गुर समझते हुए जिला राज्य स्तर पर खेल रहे हैं। इनमें दूर गांव से आने वाली खासतौर से ये बच्ची भी शामिल है, जो कुश्ती की दुनिया में नाम कमाना चाहती है। यहाँ पे पहले कुछ नहीं सुविधा थी, लेकिन अब यहाँ पे बहुत बढ़िया व्यवस्था हो गया है जोर करने के लिए। यहाँ बस कोच के लिए बस दिक्कत है, उस्ताद है तो उस्ताद कराते हैं जितना उनको समझ में आता है। अब यहाँ कोच के लिए जरूरी है। यहाँ पे पहले सुविधा जो अच्छी नहीं थी, अब अच्छी हो गई है सुविधाएं। अब ठीक है, हमें भी अच्छा लगता है, पर यहाँ एक चीज़ की कमी है, यहाँ कोच की कमी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। इन युवा पहलवानों को कुश्ती की बारीकियां समझा रहे कोच को सूबेदार यादव की तपस्या के रंग लाने का पूरा यकीन है, क्योंकि वो मानते हैं कि ये अखाड़ा कई युवाओं की जिंदगी बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वहीं भले ही 2015 से आज तक सूबेदार यादव अपनी जमीन मुक्त नहीं करा पाए, लेकिन उन्हें इसका कोई मलाल भी नहीं। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खिलाड़ी प्रतिदिन सुबह के टाइम वर्जिश करते हैं, और कहीं न कहीं इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ यहाँ के निवासी सूबेदार यादव का है, जिन्होंने अपनी जमीन को 2015 में गिरवी रख दिया था, जिसकी बदौलत आज यहाँ पर शहर से भी दूर खिलाड़ी अपनी वर्जिश को पूरा कर रहे हैं और भविष्य में आगे नेशनल इंटरनेशनल जाने की चाहत रखते हैं। ब्रजेश कुमार, वाराणसी, गुड न्यूज टुडे। सोशल अड्डा में आज का मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से जुड़ा है। दुनिया भर की नजरें अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी की राजकीय यात्रा पर है। यात्रा के दूसरे दिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी कैबिनेट से भी मुलाकात की। स्वागत भाषण में राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि अमेरिका और भारत के बीच संबंध 21वीं सदी में सबसे निर्णायक रिश्तों में से एक है। उन्होंने कहा कि वे राजकीय यात्रा पर प्रधानमंत्री मोदी की मेजबानी करने वाला पहला व्यक्ति बनकर सम्मानित महसूस कर रहे हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में कहा कि आज व्हाइट हाउस में शानदार स्वागत 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। इस सम्मान के लिए उन्होंने राष्ट्रपति बाइडेन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन का दिल से धन्यवाद किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात का भी जिक्र किया कि वे 3 दशक पहले एक साधारण नागरिक के तौर पर अमेरिका आए थे, तब व्हाइट हाउस को सिर्फ बाहर से देखा था। ये पहली बार है जब व्हाइट हाउस के दरवाजे इतनी बड़ी संख्या में भारतीय अमेरिकियों के लिए खोले गए। आज की तेजी से बदल रही फ्रेंड्स, आज व्हाइट हाउस में शानदार स्वागत समारोह के एक प्रकार से भारत के 140 करोड़ देशवासियों का सम्मान है, 140 करोड़ देशवासियों का गौरव है। ये सम्मान अमेरिका में रहने वाले 4 मिलियन से अधिक भारतीय मूल के लोगों का भी सम्मान है। इस सम्मान के लिए मैं राष्ट्रपति बाइडेन और डॉक्टर जिल बाइडेन का उनके प्रति हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। फ्रेंड्स, भारत और अमेरिका दोनों के समाज और व्यवस्थाएं लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। दोनों देशों के संविधान, उसके पहले 3 शब्द, और जैसा राष्ट्रपति बाइडेन ने भी जिसका उल्लेख किया, वी द पीपल, हम दोनों देश अपनी विविधता पर गर्व करते हैं। हम
सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय इस मूलभूत सिद्धांत में विश्वास रखते हैं। प्रधानमंत्री अमेरिका पहुंचे हैं, कितना भव्य स्वागत हुआ है, किस तरह से जो तमाम रक्षा डील साइन करने वाले हैं, लगता है कि नए भारत का उदय है। इसमें भी कहने वाली बात है, आज तक 3 बार नेल्सन मंडेला और एक आदमी और तीसरे नंबर पे हमारे भारत के प्रधानमंत्री म्याऊं म्याऊं करके बोलते नहीं थे। इसके पहले के प्रधानमंत्री आज शेर के तड़ से हमारा प्रधानमंत्री दाड़ रहा है। आज गणेश जी को दे रहे हैं, आज वेद मंत्रों सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निराभया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखं भवेत्, ये बता रहे हैं। विश्व अयम निजः परोवेति गणना लोक चेत साम उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुम्बकम, पूरा दुनिया हमारा परिवार है, दुनिया योग कर रहे हैं, हम जोड़ने आए हैं। ये भारत की जो सनातन सभ्यता और संस्कृति का जो परिचय है वह दुनिया में लहरा रहा है तिरंगा के माध्यम से। दुनिया में तिरंगा लहरा रहा है और कह रहे हैं कि जो रक्षा डील अब होने जा रही है वैसी पहले शायद किसी ने प्लान भी नहीं की थी। देखिए सर, अगर रक्षा की बात करें, भारत में जिस तरह से ड्रोन आ रहे हैं अमेरिका के, वो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरह से हमारा बगल में देश है चाइना, भारत पर जिस तरह से घुसपैठ कर रहा है, तो इसलिए जो ड्रोन आ रहे हैं वो देश के लिए बहुत ही अच्छा है। प्रधानमंत्री का ये विजिट भारत के लिए अगर बात करें तो बहुत ही अच्छा है। अगर बात करें प्रधानमंत्री नेहरू, वो भी गए हैं, उनका भी स्वागत हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरह स्वागत हो रहा है अपने आप में बहुत ही सराहनीय है। ये किसी पार्टी के नेता नहीं है, ये भारत के नेता हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए बहुत ही बेहतरीन काम प्रधानमंत्री कर रहे हैं। एक समय था पीवी नरसिम्हा राव, जब इनकी विजिट हुई थी तो उन्होंने कहा था कि अब मेरे पीछे अमेरिका खड़ा है, अब मुझे किसी का डर नहीं। मगर देखिए आज परिस्थिति कैसे बदलती है कि 9 सालों में भारत का आज अमेरिका के लिए इस तरह से कर गया कि अमेरिका सोच रहा है कि आज भारत मेरे पीछे खड़ा है, मैं किसी के सामने भी, चीन के सामने नहीं झुकूंगा। ये ताकत है 140 करोड़ लोगों की ताकत, जो कभी इस हमारी से पूर्व सरकारें हैं वो इस ताकत को नहीं समझ सकी। आज डील हो रही है और टेक्नोलॉजी एक्सचेंज हो रही है, ड्रोन टेक्नोलॉजी, जो कभी ये पाकिस्तान को सबसे पहले मिला करती थी। सेना को तो मजबूती मिलेगी ही मिलेगी, और भारत को इतनी मजबूती मिलने वाली है, चाहे वो उद्योग आने हो। जिस प्रकार से टेस्ला के सीईओ जाके प्रधानमंत्री मोदी जी से वार्तालाप कर रहे हैं, उससे अगर टेस्ला कंपनी यहाँ पर आती है तो कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा ये आप सोच ही सकते हैं। दूसरी बात, इंडिया के बगल में चाइना है और इंडिया के बगल में पाकिस्तान भी है। इस्लामिक टेररिज्म आज के टाइम पे बहुत बड़ा खतरा है और ये अमेरिका भली भांति जानता है। तो एक स्ट्रेटेजिक तौर पर भी भारत एक बहुत बड़ा अहम देश बन चुका है अमेरिका के लिए। आज भारत इस कंडीशन में है कि भारत ड्राइव करेगा और बाकी देश उसके पीछे पीछे आएंगे। न्यूज पथ पर आगे पब्लिक होर्डिंग पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक अच्छी खबर है। कर्नाटक सरकार ने सीनियर सिटीजन्स को मंदिरों में दर्शन के लिए विशेष सुविधा देने का फैसला किया है। आपको बता दें कि कर्नाटक में 65 साल और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को मंदिर में दर्शन के लिए लाइन में लगने की जरूरत नहीं होगी। कर्नाटक सरकार के अधिकार क्षेत्र वाले लगभग 378 मंदिरों में सीनियर सिटीजन्स को प्रार्थना करने के लिए सीधे प्रवेश मिलेगा। कुक्के में सुब्रमण्यम मंदिर, कोल्लूर में मूकांबिका मंदिर, मैसूर में चामुंडेश्वरी मंदिर और बेलगावी में रेणुका येल्लम्मा मंदिर समेत कई बड़े मंदिरों में अब वरिष्ठ नागरिकों को विशेष दर्शन की सुविधा मिलेगी। कर्नाटक सरकार ने यह फैसला एक याचिका पर लिया है जिसमें वरिष्ठ नागरिकों को होने वाली दिक्कतें बताई गई थी। सरकार की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि हाल के दिनों में मंदिरों में पहुंचने वाले भक्तों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। ऐसी स्थिति में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कतार में खड़े होकर इंतजार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये निर्देश दिया जाता है कि 65 साल और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को आयु प्रमाण या फिर आधार कार्ड दिखाने पर शीघ्र दर्शन कराने की व्यवस्था करें। इसके साथ ही मंदिरों को यह भी निर्देश दिया गया है कि जहां मुमकिन हो वहां वरिष्ठ नागरिकों के लिए दर्शन की अलग से व्यवस्था करें। ऑस्ट्रेलिया में ट्विटर को नफरत फैलाने वाले ट्वीट पर करनी होगी कार्रवाई। जी हां, टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही कुछ जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आपको लिए चलते हैं डिजिटल गली। बेंगलुरु पुलिस ने एक पहल करते हुए सार्वजनिक जगहों पर ऑटोमेटिक स्पेशल बूथ लगाए जहां से महिलाएं इमरजेंसी के दौरान मदद मांग पाएंगी। फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तहत 30 ऐसे बूथ लगाए गए हैं जिसमें एक पैनिक बटन लगा है जिसे दबाकर महिलाएं अपनी सुरक्षा को लेकर मदद मांग सकती हैं। इसे दबाने के 5 से 10 मिनट के अंदर ही पुलिस की पीसीआर वैन को वहां पहुंचना होगा। इन बूथ में सीसीटीवी भी लगाए गए हैं ताकि आसपास की घटनाओं की तस्वीरें पुलिस के पास पहुंचती रहें।
कोविन पोर्टल से डेटा लीक के दावे के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बिहार से एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। सूत्रों के अनुसार इसी ने ही ये डेटा टेलीग्राम पर डाला था। गिरफ्तार आरोपी ने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया और आरोप है कि उसके जरिए कुछ कोविन पोर्टल का डेटा हासिल कर लिया गया था। ऑस्ट्रेलिया में ट्विटर पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। दरअसल ट्विटर को कहा गया है कि वो जहरीली या नफरत फैलाने वाली पोस्ट पर कार्रवाई करे। इस मामले में उसे 28 दिनों की मोहलत भी मिली है। अगर ट्विटर ऐसा नहीं करता है तो उस पर भारी भरकम जुर्माना लग सकता है। इमरान खान पर लटकी है गिरफ्तारी की तलवार। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस पेपर, जहां विदेश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किल बढ़ गई। दरअसल वहां की एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। ये वारंट पिछले महीने मई में हुई हिंसा के मामले में भेजा गया। लाहौर पुलिस ने इमरान खान और उनकी पार्टी पीटीआई के कई नेताओं के खिलाफ हिंसा पर एफआईआर दर्ज की थी। ऐसे में इमरान समेत 7 नेताओं के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया। कहा जा रहा है कि इस केस में इमरान खान की गिरफ्तारी हो सकती है। पाकिस्तान में होली से जुड़ा विवादास्पद फैसला वापस ले लिया गया। दरअसल स्कूल और कॉलेजों में पहले होली मनाने पर बैन लगाया गया था। यह आदेश वहां के उच्च शिक्षा आयोग ने जारी किया, लेकिन वहां भारी विरोध के बाद उसे ये फैसला पलटना पड़ गया। इससे पहले उसने ये अजीबोगरीब दलील दी थी। उसने होली को पाकिस्तान के सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों से पूरी तरह अलग बताया और कहा था कि ये देश की इस्लामी पहचान के खिलाफ है। हाल ही में इस्लामाबाद की कायदे आजम यूनिवर्सिटी में होली मनाने का वीडियो सामने आया था। इसी के बाद पाकिस्तान के उच्च शिक्षा आयोग ने विवादास्पद सलाह देते हुए छात्रों को ऐसी गतिविधियों से दूर रहने को कहा था। उत्तरी अटलांटिक महासागर में लापता पनडुब्बी की तलाश अब भी जारी है, लेकिन अब उसमें ऑक्सीजन खत्म हो गई है, क्योंकि इस पनडुब्बी में 96 घंटों की ऑक्सीजन थी, पर यह समय पर अब खत्म हो गई। इस पनडुब्बी को तलाशने के लिए अमेरिका और कनाडा की नौसेना के अलावा दूसरी एजेंसियां जुटी हुई थी। ये पनडुब्बी पर्यटकों को टाइटैनिक का मलबा दिखाने के लिए गई थी, लेकिन अब तक उसका कुछ पता नहीं चल पाया। टाइटैन नाम की इस पनडुब्बी में 1 पायलट और 4 यात्री बैठे थे। इनमें सभी अरबपति शामिल हैं। टाइटैनिक जहाज 1912 में समुद्र में डूब गया था। ऐसे में इसके मलबे को देखने के लिए पर्यटक अक्सर पनडुब्बी से समंदर में जाते हैं। अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना में भारी बारिश और बाढ़ के बाद बड़ा रेस्क्यू अभियान छेड़ा गया। कैनापोलिस इलाके में 30 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। वहां से सामने आई तस्वीरों में पूरा इलाका बाढ़ में डूबा नजर आया। कई मकान जलमग्न दिखाई दिए। बजरंग, विनेश और दूसरे पहलवानों ने खेल मंत्रालय से अमेरिका में ट्रेनिंग की इजाजत मांगी है। खेल जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए आपको लिए चलते हैं खेल चक्कर। सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप में बुधवार को खेले गए मुकाबले में भारतीय कप्तान सुनील छेत्री ने पाकिस्तान के खिलाफ 3 गोल दागे और अपनी टीम को 4-0 से शानदार जीत दिलाई। इसके साथ ही सुनील छेत्री सबसे ज्यादा इंटरनेशनल गोल दागने वाले चौथे खिलाड़ी बन गए। भारत के लिए कुल 138 मैच खेलकर 90 गोल करने वाले छेत्री ने मलेशिया के मुख्तार दहारी को पीछे छोड़ दिया। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम का जल्द ही कायाकल्प होगा। स्टेडियम में एलईडी फ्लड लाइट्स का नया सेट लगाया जाएगा। साथ ही हॉस्पिटैलिटी बॉक्स को भी नया रूप दिया जाएगा। ये सारी तैयारी इसी साल अक्टूबर-नवंबर में होने वाले ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले कर ली जाएगी। भारत के एक मैच के अलावा इस ऐतिहासिक ग्राउंड पर सेमीफाइनल भी खेला जाएगा। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया समेत प्रदर्शन करने वाले पहलवानों ने खेल मंत्रालय को पत्र लिखकर कहा है कि वे एविएशन गेम्स ट्रायल के लिए अमेरिका के मिशिगन में ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। इससे पहले इन खिलाड़ियों ने एशियन गेम्स ट्रायल अगस्त में करवाने की मांग के लिए ये दलील दी थी कि उन्हें ट्रायल के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से फिट होने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।